नमस्कार दोस्तों। 17 नवंबर 2025 ये तारीख बांग्लादेश के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इस दिन एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई। जी हां, आपने सही सुना। जो शेख हसीना कभी बांग्लादेश की सबसे ताकतवर नेता थी, जिन्होंने 15 साल तक देश पर राज किया, आज उन्हें फांसी की सजा दी गई है। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक फैसले की नहीं है। यह कहानी है सत्ता के खेल की, राजनीतिक बदले की और एक ऐसे ड्रामे की जो किसी फिल्म से कम नहीं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों शेख हसीना को यह सजा मिली, कैसे वह खुद के बनाए हुए जाल में फंस गई और इस पूरे मामले में भारत की क्या भूमिका है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की यह कहानी बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली है। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं 17 नवंबर 2025 से। इस दिन ढाका में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया और सजा फांसी की सजा। लेकिन यहां एक खास बात यह है कि शेख हसीना इस वक्त कोर्ट में मौजूद नहीं थी। उन्हें यह सजा उनकी गैर मौजूदगी में दी गई, क्योंकि शेख हसीना इस समय भारत में है। अगस्त 2024 में जब बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, तब शेख हसीना को देश छोड़कर भारत भागना पड़ा था और तब से वह भारत में ही है। अब दोस्तों, यहां सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है, जिस कोर्ट ने शेख हसीना को मौत की सजा दी, वह कोर्ट किसने बनाया था? खुद शेख हसीना ने। जी हां दोस्तों, ये सच है। साल 2010 में शेख हसीना की सरकार ने यह इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बनाया था। इसका मकसद था 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान हुए युद्ध अपराधों की जांच करना। असल में यह कोर्ट शेख हसीना ने अपने राजनीतिक विरोधियों को सजा देने के लिए बनाया था, खासतौर पर जमात ए इस्लामी पार्टी के नेताओं को। लेकिन आज वही कोर्ट, वही सिस्टम शेख हसीना के खिलाफ हथियार बन गया। यह है ना किस्मत का खेल। जो हथियार आपने दूसरों के लिए बनाया, वही आपके खिलाफ इस्तेमाल हो गया। दोस्तों, शेख हसीना के साथ एक और शख्स को भी मौत की सजा दी गई है और वह है बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल। उन्हें भी उनकी गैर मौजूदगी में यह सजा सुनाई गई है। अब सवाल यह है कि शेख हसीना पर आरोप क्या थे? उन्हें इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई? तो दोस्तों, बात है जुलाई और अगस्त 2024 की। उस समय बांग्लादेश में छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किए थे। यह प्रदर्शन सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू हुए थे, लेकिन बाद में यह शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन बन गए और फिर सरकार ने इन प्रदर्शनों को बहुत क्रूरता से दबाया। कोर्ट ने शेख हसीना पर 3 मुख्य आरोप लगाए। पहला आरोप, उन्होंने नागरिकों के खिलाफ हत्या के आदेश दिए। दूसरा आरोप, उन्होंने ऐसी टिप्पणियां की जिससे पुलिस और सरकारी समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों पर हमले किए। तीसरा आरोप, देश की प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने इस हिंसा को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। अब दोस्तों, यहां एक आंकड़ा बताता हूं जो आपको चौंका देगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रदर्शनों के दौरान लगभग 1400 लोग मारे गए। इनमें बच्चे भी शामिल थे। हजारों लोग घायल हुए। यह 1971 के मुक्ति युद्ध के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़ी हिंसा थी। कोर्ट में क्या सबूत पेश किए गए? सबसे बड़ा सबूत था ऑडियो रिकॉर्डिंग। यह रिकॉर्डिंग शेख हसीना और सरकारी अधिकारियों के बीच की बातचीत की थी। इन रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि शेख हसीना ने खुद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ड्रोन, हेलीकॉप्टर और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के जज गुलाम मुर्तुजा मोजुमदार ने कहा, प्रधानमंत्री ने नागरिकों के खिलाफ ड्रोन और घातक हथियारों का उपयोग करने का आदेश देकर मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं। दोस्तों, इस केस में एक और बड़ा ट्विस्ट है। बांग्लादेश के पूर्व पुलिस चीफ चौधरी अब्दुल्ला अल मामून, जिन पर खुद इन अपराधों में शामिल होने का आरोप था, उन्होंने सरकार के खिलाफ गवाही दे दी। उन्होंने कोर्ट में शेख हसीना के खिलाफ गवाही दी
और बदले में उन्हें मौत की सजा से बचा लिया गया। उन्हें सिर्फ 5 साल की जेल की सजा दी गई। यह गवाही बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे यह साबित हुआ कि हिंसा के आदेश सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से आए थे। कोर्ट ने एक और बड़ा आदेश दिया। उसने कहा कि शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री की सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाए और इस पैसे से उन लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए जो इस हिंसा में मारे गए या घायल हुए। यह सिर्फ सजा नहीं थी, यह एक राजनीतिक संदेश भी था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दुनिया भर में इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया आई। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाओं ने इस फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनकी मुख्य चिंता यह है कि शेख हसीना को उनकी गैर मौजूदगी में सजा दी गई। उन्हें अपने बचाव का मौका नहीं मिला। उन्हें अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार नहीं दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, इतने बड़े और जटिल मामले में इतनी जल्दी फैसला देना यह सही नहीं है। बचाव पक्ष को तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। ये संस्थाएं लंबे समय से कह रही हैं कि बांग्लादेश का यह कोड स्वतंत्र नहीं है, यह राजनीतिक रूप से प्रभावित है। शेख हसीना ने इस फैसले को एक तमाशा और राजनीतिक बदला बताया है। उन्होंने कहा, यह कोड पक्षपातपूर्ण है। इसे एक ऐसी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जिसे किसी ने चुना नहीं है, जिसके पास लोकतांत्रिक वैधता नहीं है। शेख हसीना का कहना है कि यह पूरा मामला उन्हें और अवामी लीग पार्टी को राजनीति से हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश है। उनके बेटे साजिद वाजिद ने कहा, मेरी मां परेशान है, नाराज है, लेकिन वह हार नहीं मानेंगी। वह अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए हर संभव तरीके से लड़ेंगी। संयुक्त राष्ट्र ने एक संतुलित बयान दिया। उन्होंने कहा, यह उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है जो पिछले साल की हिंसा में पीड़ित हुए। जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा, संयुक्त राष्ट्र सभी परिस्थितियों में मौत की सजा का विरोध करता है। दोस्तों, कानूनी रूप से शेख हसीना के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। उनके पास 30 दिन का समय है, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है। अपील करने के लिए उन्हें बांग्लादेश वापस जाना होगा और अगर वह बांग्लादेश गई तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर हो सकता है कि उन्हें फांसी दे दी जाए। तो यह अपील का अधिकार असल में कागजों पर तो है, लेकिन व्यावहारिक रूप से नामुमकिन है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस फैसले के बाद बांग्लादेश में क्या हो रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने अवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया है। फरवरी 2026 में चुनाव होने हैं, लेकिन अवामी लीग को इन चुनावों में भाग लेने की इजाजत नहीं होगी। यह सीधे सीधे अवामी लीग को राजनीति से खत्म करने का प्रयास है। अवामी लीग के ज्यादातर नेता या तो जेल में हैं या फिर विदेशों में छिपे हुए हैं, लेकिन पार्टी ने हार नहीं मानी है। उन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। हाल ही में ढाका लॉकडाउन नाम से एक विरोध प्रदर्शन हुआ और चौंकाने वाली बात यह है कि यह काफी सफल रहा। इससे यह पता चलता है कि अभी भी बांग्लादेश में बहुत से लोग अवामी लीग का समर्थन करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। फैसले से पहले ही पूरे देश में 30 बम धमाके हो चुके हैं। कई जगह आगजनी की घटनाएं हुई हैं। ढाका पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। यह बहुत खतरनाक है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अब बांग्लादेश में राजनीतिक लड़ाई चुनाव के मैदान में नहीं, बल्कि सड़कों पर हिंसा के रूप में लड़ी जाएगी। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना को सजा दिलाकर अपना मुख्य वादा तो पूरा कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सरकार स्थिर रह पाएगी? ढाका लॉकडाउन की सफलता ने दिखाया कि लोगों का यूनुस सरकार से मोहभंग हो रहा है। लोग यह महसूस कर रहे हैं कि यह सरकार भी वही सत्तावादी तरीके अपना रही है जो शेख हसीना अपनाती थी। प्रेस पर नियंत्रण, विरोधियों को दबाना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नजरअंदाज करना, यह सब चल रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा यह है कि इस राजनीतिक अस्थिरता से कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो सकती हैं। जमाते इस्लामी जैसे संगठन इस अराजकता का फायदा उठा सकते हैं। यह सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं,
बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए खतरनाक होगा। अब दोस्तों, बात आती है भारत पर। शेख हसीना इस समय भारत में सुरक्षित है। वह नई दिल्ली में एक सुरक्षित घर में रह रही है। फैसले के तुरंत बाद बांग्लादेश की सरकार ने भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग की है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा, साल 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी। इस संधि के तहत भारत का यह अनिवार्य दायित्व है कि वह शेख हसीना को वापस भेजे। उन्होंने कहा, मानवता के खिलाफ अपराध करने वाले किसी भगोड़े को शरण देना यह अत्यंत गैर दोस्ताना कार्य है। लेकिन दोस्तों, भारत के पास भी अपने तर्क है। 2013 की प्रत्यर्पण संधि में एक क्लॉज है, अगर कोई मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित हो तो भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। और भारत के विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। भारत के पास प्रत्यर्पण से इनकार करने के कई कारण हैं। पहला कारण, शेख हसीना को उचित सुनवाई का मौका नहीं मिला। उनकी गैर मौजूदगी में फैसला दिया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। दूसरा कारण, यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। यूनुस सरकार अवामी लीग को खत्म करना चाहती है। तीसरा कारण, अगर शेख हसीना को वापस भेजा गया तो उनकी सुरक्षा खतरे में होगी। उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो सकता है। दोस्तों, भारत के लिए यह स्थिति बहुत जटिल है। एक तरफ शेख हसीना भारत की पुरानी और विश्वसनीय साथी रही है। उनके शासनकाल में भारत बांग्लादेश संबंध बहुत मजबूत थे। शेख हसीना ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद से निपटने में भी मदद की थी। दूसरी तरफ अगर भारत शेख हसीना को शरण देता है तो मौजूदा बांग्लादेश सरकार नाराज होगी। भारत बांग्लादेश संबंध खराब हो सकते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत सावधानी से बयान दिया है। उन्होंने कहा, हमने इस फैसले को नोट किया है। भारत बांग्लादेश के लोगों के हित में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। हम सभी पक्षों के साथ रचनात्मक रूप से बात करेंगे। यह बयान बहुत डिप्लोमेटिक है। इसमें भारत ने ना तो हाँ कही है, ना ही ना। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस मुद्दे को जानबूझकर लंबा खींचेगा। भारत तब तक इंतजार करेगा जब तक बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति कुछ स्थिर नहीं हो जाती। और अंत में भारत संभवतः कानूनी आधारों पर प्रत्यर्पण से इनकार कर देगा, क्योंकि शेख हसीना को वापस भेजना भारत के लिए रणनीतिक रूप से नुकसानदायक होगा। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले से हमें क्या सीख मिलती है। पहली बड़ी बात, जो हथियार आप दूसरों के लिए बनाते हैं वह आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। शेख हसीना ने जो कोर्ट अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए बनाया, वही कोर्ट आज उनके खिलाफ खड़ा है। दूसरी बड़ी बात, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज जो सत्ता में है कल खत्म हो सकता है, और जिस तरह से आप सत्ता का इस्तेमाल करते हैं उसका हिसाब एक दिन देना पड़ता है। तीसरी बड़ी बात, न्याय और राजनीतिक बदला, इन दोनों के बीच की रेखा बहुत पतली है। शेख हसीना पर लगे आरोप गंभीर है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता होनी चाहिए। बांग्लादेश के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव शायद वास्तविक चुनाव न हो। अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा है। ऐसे में यह चुनाव केवल एक औपचारिकता होगी। सड़कों पर हिंसा बढ़ने की संभावना है। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। और इस सब का सबसे बड़ा खतरा यह है कि कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो सकती है। भारत के लिए यह बहुत नाजुक स्थिति है। अगर भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पित करता है तो वह अपनी एक पुरानी साथी को खतरे में डाल देगा। इससे भारत की विश्वसनीयता को नुकसान होगा। लेकिन अगर भारत इनकार करता है तो बांग्लादेश से संबंध खराब हो सकते हैं। संभावना यही है कि भारत धीरे धीरे इस मुद्दे को टालता रहेगा और अंत में कानूनी आधारों पर प्रत्यर्पण से इनकार कर देगा। यह सिर्फ बांग्लादेश का मामला नहीं है। अगर बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें मजबूत होती है तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा, खासतौर पर भारत की सुरक्षा पर। इसलिए यह मामला सिर्फ एक कोर्ट के फैसले से कहीं बड़ा है। यह पूरे क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ा हुआ है।